एक कॉलम बना दो, उस पर डेट लिख दो। ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करें बेटा। जी सर करें। चले जी, तो कल बेटा हम लोगों ने इस बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल को समझ लिया था, ठीक है। और इसके तकरीबन सारे ब्लॉक डायग्राम्स को बड़ी डिटेल में हमने देख लिया था, ठीक है जी। तो ये आप लोग इसको देख लें ताकि आप लोग की थोड़ी रिवीजन हो जाए कि बेसिक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल काम कैसे करता था। सबसे पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर आता है। ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। बेस बैंड सिग्नल ट्रांसमीटर से पास होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है जी कि उसको पास बैंड या बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर वो चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर फिर उसको क्या करता है, इसमें भी काफ़ी काम होते हैं। तो फिल्टरिंग होती है, उसमें दोबारा बैंड पास सिग्नल से बेस बैंड सिग्नल बना दिया जाता है। और आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको दोबारा अपनी असल शक्ल में मैसेज सिग्नल में ले जाता है, ठीक है जी। कल तक हमने ये कर लिया था, ऐसे ही है ना। तो जी सर। ये मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको देख लीजिएगा। ये हमारी आखिरी स्लाइड थी, जो कि हमने कल के लेक्चर में कवर की थी, ठीक है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये पीएसडी या ईएसडीज हैं। पीएसडी बेटा पावर स्पेक्ट्रम को कहते हैं ना, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी। और ईएसडी कहते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी। तो इसमें क्योंकि एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, तो स्पेक्ट्रम का वर्ड हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, तो ये बन जाता है एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी, ठीक है। मतलब कि ये शो करता है ये एक प्लॉट कि किस फ्रीक्वेंसी पे उस सिग्नल में यानी कि अगर एक सिग्नल है आपके पास और उसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ईएसडी या पीएसडी से हमें ये पता चल जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे उसकी क्या एनर्जी है, ठीक है। कि किस टोन की किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी ज़्यादा है और किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी कम है, ठीक है। तो जो कम एनर्जी वाली सिग्नल्स टोन्स होती हैं वो इतने काम की नहीं होती, ठीक है। और जो हाई एनर्जी वाली होती हैं ऑब्वियसली उनका एक रोल होता है, वो डोमिनेंट होती है ना उस सिग्नल में, उसका पोर्शन ज़्यादा होता है। तो जब हम किसी भी सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी या एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी प्लॉट करते हैं तो वो सिग्नल हमारे पास खुल के आ जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि उस सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या पता चल जाती है कि उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मौजूद है। दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी इसमें मौजूद है उसकी एनर्जी और पावर वैल्यू क्या है, वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ठीक है जी। तो पीएसडी और ईएसडी का कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है।
हैं? जी सर, आ रही है बात। यार आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? तो बेटा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसको हम बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी या पावर, दोनों दोनों लोग करते हैं। पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी। कौन मुझे बताएगा कि कब एनर्जी स्पेक्ट्रम कहते हैं वर्ड, कब पावर स्पेक्ट्रम कहते हैं? आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ के आ गए हो, उम्मीद है आप लोगों ने लैब में, मैट लैब में ये आपने प्लॉट भी किए होंगे, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी प्लॉट किए थे। हेलो भाई। जी सर नहीं जी, सर, ये प्लॉट नहीं किया हम लोगों ने। जी जी नहीं जी, प्लॉट किया ये मास्टर पीएसडी एसडी। सर जी, मास्टर प्लॉट किए जी थे ये ना तो आप वही लोगों ने? नो सर। जी। ये कैसे हो सकता है आपने पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी ना प्लॉट की हो? नहीं किया प्लॉट। हाँ सर मेरे ख्याल में ये जो पीएसडी है ना, ये जो पावर है, तो हाँ हाँ पावर को हम वाट्स में करते हैं ना, तो ये जो एक्स एक्सिस है इधर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है ना, हाँ। तो मेरे ख्याल में जो पीएसडी है ये यहाँ पे पावर इसके लिए इस्तेमाल होगी, ये एक्स एक्सिस के लिए, और ईएसडी जो है ये एनर्जी के लिए है। ओ भाई ये दोनों एक ही चीज हैं जमशेद। जी सर। अगर वाई एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट कर रहे हो तो एनर्जी ईएसडी बन जाएगा, अगर वाई एक्सिस पे पावर प्लॉट कर रहे हो तो पीएसडी बन जाएगा। नीचे एक्स एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी ही रहेगी भाई, स्पेक्ट्रम तो हमेशा रहेगा ना। जी सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि वाई एक्सिस पे कभी एनर्जी कभी पावर, ये क्यों? कौन से सिग्नल्स के लिए ईएसडी प्लॉट करनी पड़ेगी, कौन से सिग्नल्स के लिए पीएसडी प्लॉट करनी पड़ेगी, चलो ये बता दो। चलो ये बता दो, एनर्जी सिग्नल्स और पावर सिग्नल्स में फर्क क्या है? है मेरे बेटा? एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल में फर्क क्या है जी? एनीवन? सर जी, जो मेरे अगर मैथमेटिकली तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होगा वो पावर होगी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा वो पावर होगी। कोई नहीं बता सकता? सर मैं बता सकता हूँ अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो। आप गलत बता रहे हैं ना, कोई सही बता सकता है? मैं क्या लिख रहा हूं? सर जी, जो रेगुलर सिग्नल है वो, जो रेगुलर सिग्नल है सर, रेगुलर सिग्नल पावर है और इरेगुलर सिग्नल जो है वो है आपका एनर्जी है, ये मेरे आप लिख भाई रहे हैं। क्या लिख रहा हूं मैं? जी सर, के जो रेगुलर सिग्नल है क्वेश्चन वो पूछा पावर है था। और जो इरेगुलर सिग्नल है वो आपकी मेरे भाई एनर्जी है। क्या तुम वर्ड यूज कर रहे हो? रेगुलर इरेगुलर क्या होता है? ये कोई सिग्नल एंड सिस्टम का वर्ड नहीं है। मुझे पूरी ओपन ही में रेगुलर इरेगुलर का वर्ड दिखा दो।
सर सर रेगुलर का आपने मतलब जो ये कि ये रेगुलर का पीरियड वर्ड है वही ही नहीं। मूसा प्लीज आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, और कोई बोले। सर आपने जी क्वेश्चन पूछा था कि किन सिग्नल के लिए पीएसडी यूज होगा और किन सिग्नल के लिए ईएसडी यूज होगा। हाँ, तो अब पता चला। जी सर, और पीएसडी जो है ये पावर सिग्नल्स के लिए यूज होगा। मेरे बेटा, जितने भी आपके पास पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, पीरियोडिक समझते हो, द सिग्नल्स, दो सिग्नल्स व्हिच रिपीट देमसेल्फ आफ्टर एवरी कैपिटल टी। एक यस लाइक खास सर। सर सिग्नल के बाद कॉस सिग्नल वो साइन अपने आप सिग्नल को रिपीट करें। यस ठीक है सर, जी। सर साइन कॉस सिग्नल साइन सिग्नल ऐसे सिग्नल्स क्या? सर सर पीरियोडिक सिग्नल्स वही होते हैं ना, साइन सिग्नल रिपीट करता है अपने आप को, फिर कॉस सिग्नल्स भी रिपीट करते हैं, ऐसे सिग्नल्स पावर तो सिग्नल्स होते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? यही तो पूछ रहा था। पीरियोडिक सिग्नल्स, ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स। उनको हम पावर सिग्नल्स बोलते हैं, जो कि पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। और जो जी सिग्नल्स सर। ए पीरियोडिक होते हैं, जिनमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती, उनको हम डाल देते हैं एनर्जी सिग्नल में। जैसे सर वॉइस सिग्नल्स। तो अगर आपके पास जितने भी एनर्जी सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, जिनमें पीरियोडिसिटी नहीं होगी, आप उनका ईएसडी निकालोगे। और अगर पीरियोडिक सिग्नल है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो आप उसका पीएचडी निकालोगे। यस आप समझ आ गई? यस सर। जी सर। किसी भी एनर्जी सिग्नल्स की पावर क्या होती है? आप सर बताओ ना। जीरो होती है। सर जीरो होती है। किसी पावर की एनर्जी सिग्नल की एनर्जी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। गुड यार, निकालने की जरूरत ही नहीं होती, आपको बाय डिफॉल्ट पता है। तो यस सर। एनर्जी सिग्नल विल ऑलवेज रिमेन एनर्जी सिग्नल, दे कैन नेवर बी they can never be a power signal, and power signal will always remain a power signal, they can never be a energy signal. ईएसडी। बात समझ आ गई मेरे भाई? यस सर। यस सर आ गई। अब एक बात तो बताओ, रैंडम सिग्नल्स किस कैटेगरीज में आते हैं? सर जी ये भी ईएसडी में सर आएंगे। रैंडम सिग्नल ए पीरियोडिक कैटेगरी में आते हैं। वाह, ये कौन बोला? तो मैं हसन। बहुत गलत बोला। और कोई? सर ये ईएसडी में आएंगे रैंडम। बहुत गलत बोले जमशेद। सर अगर हम देखें जैसे जो रिपीट करते हैं आफ्टर कैपिटल टी, तो वो बस पावर सिग्नल्स में जमशेद, आ रहे हैं। और जो कहानी सही नहीं पता ना तुम्हें, इसलिए तुक्केबाजी से चला रहे हो। नहीं नहीं सर, मैंने अपनी सेंस ये इस्तेमाल की है कि मिसाल के तौर पे जो नहीं पावर लड़ाते ना सिग्नल। मेरे भाई। तू पढ़ के क्या आए हो ये बताओ। आप बताओ, रैंडम सिग्नल्स कैसे पावर सिग्नल्स बन गए मेरे भाई? जमशेद, आपके दिमाग में जो बात आ रही है बिल्कुल ठीक आ रही है। रैंडम सिग्नल डज नॉट हैव एनी periodicity, they does not have any fixed or मूसा वाला वर्ड के रेगुलर शेप। तो हाउ कैन दे फॉल इन द कैटेगरीज ऑफ पावर सिग्नल जो कि पीरियोडिक सिग्नल्स हैं? यस सर मेरा भी यही क्वेश्चन है। तो बताओ ना। सर ये दोबारा एक दफा बता दे क्या भी क्वेश्चन है। मैं कि ये पूछ रैंडम। रहा हूँ मेरे भाई कि रैंडम सिग्नल्स जो हैं जमशेद, जी उनकी कोई शक्ल होती है? कैन यू प्रेडिक्ट कि उसकी शक्ल आगे क्या बनेगी? नहीं पता ना नो आपको। सर नो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं नो नो। पता। बिल्कुल नहीं पता। उसकी रेगुलर शेप भी नहीं होती, उसमें कोई पीरियोडिसिटी भी नहीं होती, क्योंकि उसमें कैपिटल हर टी दफा का वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट उसकी भी नहीं शेप होता। आती है। ठीक है, कैपिटल टी का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। तो मेरे भाई वो फिर बिल्कुल सर। पावर सिग्नल में कैसे आ गए? सर फिर अगर हम उसको जिस तरह मतलब के इंटीग्रेशन करते होते थे तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं ना किसी चीज को। अगर हम रैंडम सिग्नल को भी एक छोटे से हिस्से में तकसीम कर लें। क्योंकि ये सर क्या उनकी बात एनर्जी हुई? इनफाइनाइट होती है। ये क्या बात हुई? ये क्या सर बात वहां हुई? पे फिर ये क्या बात? ये बहुत ही गलत बात हुई। बायोमेडिकल के जितने भी सिग्नल्स हैं वो कौन से सिग्नल्स होते हैं? सर रैंडम सिग्नल्स होते हैं ना, वो उसकी कोई भी हाँ, वेवफॉर्म आए। अब आए ना तुम बात पे। तो आपकी अपने जिस्म में जितने भी सिग्नल्स मौजूद हैं, अपनी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में मौजूद है, वो सारे रैंडम इन नेचर हैं। तो मेरे भाई,
अगर बिल्कुल वो सर। रैंडम इन नेचर हैं तो फिर उसका एनालिसिस हम कैसे करें? एनालिसिस तो करना है ना, और बॉडी के सिग्नल्स का एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग है। फिर डॉक्टर बीमारी कैसे डायग्नोस करेंगे जब तक आप उस सिग्नल्स का एनालिसिस नहीं कर पाओगे? क्या ख्याल है जवान? जी सर। तो इसका सिंपल सा आंसर है मेरे भाई, प्लीज देख लो और सारी जिंदगी याद रखना, कहीं भूल ना पाना। सर अगर मिसाल के तौर पे सिग्नल कहीं ना कहीं सब पे तो छोड़ एंड दो, होता ही है ना, तो रैंडम अब सिग्नल छोड़ भी दो, तो कहीं ना कहीं पे एंड होगा ना। अब छोड़ दो। एनर्जी एंड पावर सिग्नल, सिग्नल यार क्या लिख रहा हूँ, सिग्नल फॉर्मूला, इसका आंसर मेरे बेटा उसके उसके फार्मूले में छुपा हुआ है, मगर आपने लगता है कभी उसके फार्मूलों पे गौर नहीं किया, किताबें नहीं पढ़ते ना। किताबें पढ़ा करो तो बहुत काम आएंगी, इसलिए मैं कहता हूँ किताबें खरीद लिया करो। मगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग वो करनी है कि बस क्या कहते हैं इसको, पीडीएफ से, तो पीडीएफ से इंजीनियरिंग नहीं होती मेरे बेटा। ये आ गया, अब आपको नजर आ गया फार्मूला बेटा? स्क्रीन पे फार्मूले यस सर, नजर आ गए आप लोग? यस सर, दोनों नजर आ गए। यस। एनर्जी में देखो, एनर्जी के फार्मूले में देखो जमशेद, क्या कैपिटल टी का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं सर। नो सर, टाइम नहीं, पीरियड का कोई नो कंसेप्ट सर। नहीं है। हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई एनर्जी सिग्नल ए पीरियोडिक सिग्नल है, उसमें कैपिटल टी पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो यस हमें सर। दुनिया क्या कहती है, हमें साइंस क्या कहती है? हमें साइंस कहती है कि अगर आपके पास अगर ए पीरियोडिक सिग्नल है जिसमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं है तो उसकी हमेशा एनर्जी निकलेगी। और उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी कि आप उसको इंटीग्रेट कर दो, जहां से उसकी जिंदगी शुरू होती है और जहां पे उसकी जिंदगी खत्म होती है, उसकी पूरी जिंदगी में आपने उसको इंटीग्रेट करना है और उसको स्क्वायर करना है। अब बात समझ आई? यस सर, मैंने सर यही कहना चाह रहा क्योंकि था कि एक जो जो ए पीरियोडिक सिग्नल है उसमें कोई चीज मिस नहीं कर सकते आप, इसलिए आपने उसको उसकी एंटायर जिंदगी में इंटीग्रेट करना पड़ता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जहां से उसकी जिंदगी शुरू होगी जहां से उसकी जिंदगी खत्म होगी, उस कंप्लीट सिग्नल को इंटीग्रेट एंड स्क्वायर करना होगा, तब उस सिग्नल की एनर्जी निकलेगी। आई बात समझ बेटा? यस सर। पावर में आ यस जाओ, सर। नीचे वाले फॉर्मूले में आ जाओ। अब यहां पे देखो, यहां पे कैपिटल टी का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। यस सर, इन्वॉल्व। कैपिटल टी क्यों है? कैपिटल टी इसलिए है क्योंकि पावर सिग्नल जो होते हैं ये बेटा पीरियाडिक पीरियोडिक होते सिग्नल हैं। होते हैं, पीरियडिक से। कैपिटल टी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हर एक कैपिटल टी के बाद उसने अपने आप को रिपीट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट सिग्नल की पावर नहीं निकाल सकते, वो तो फिर दोबारा उसी सेम चीज की बार बार निकाल ले होंगे ना। तो हम क्या यस सर। करते हैं कि हम पावर हमेशा एक ही पीरियड में निकालते हैं। समझ आई मेरे बात? यस सर। समझ आई मेरी बात? ठीक है मेरे बेटा, तो पावर यस हमेशा सर, एक समझ आ ही गई। पीरियड में निकाला जाता है, इसलिए यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कैपिटल टी का। ठीक है, अच्छा यस। एक बात तो बताओ, यहां पे पावर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 1/2t, टी से लेके माइनस टी, कुछ बुक्स में कुछ और लिखा होता है। एक मिनट मैं दिखाता हूं आपको, तो फिर वो क्या होता है यार? ये मिल गया, ये मिल गया मेरे भाई, देखो ना, हम चीजें बेटा मिल जाती हैं, बस जस्ट हैव टू डू। ये क्या हो गया यार, फॉर्मूला चेंज हो गया है? सर ये देखिए, नहीं गलत कैसे, नहीं गलत नहीं हो सकता सर जी ये। हो या बताएं क्या वो?
देखे ना सर, ये इसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे थे -t से लेकर t तक, और इसके लिए हाँ 1/t आया था, लेकिन यहाँ पे हाँ 0 से t तक है ना, तो इसके लिए 2 हाँ नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एग्जैक्टली मेरे भाई। एक्चुअली जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड हम उसकी यस उस पूरी रेंज से करते हैं। तो इसकी पूरी रेंज क्या यस। बनती है? टी माइनस और माइनस टी। तो टी तो माइनस ये माइनस 2 सी क्या पाई बनता है? 2t बनता 2 है। पाई तो बनता है, आप और उसको 2t लिख ली। 2t से डिवाइड करोगे। यहाँ पे उसकी यस सर। रेंज देखो, t माइनस जीरो टी। तो आप उसको हाफ किससे है डिवाइड करोगे? t से डिवाइड t। करोगे। तो वेन एवर यू टेक द पावर, यू ऑलवेज डिवाइड इट बाय उस विंडो में, जिस पीरियड में आप उसकी पावर निकालने जा रहे हो। अब आ गई बात समझ? यस सर। तो ये दोनों फार्मूले ठीक हैं, दोनों फार्मूले ठीक हैं। कुछ बुक में वो दूसरा वाला फार्मूला लिखा होता है, कुछ बुक में ये वाला फार्मूला लिखा होता है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पावर और एनर्जी के फार्मूले में समझ आई? डिफरेंस यस पता सर। लगा? सर जी डिफरेंस तो पता चल गया है, एनर्जी लेकिन जो और चीज पता पावर का चली ये कि फार्मूला मेरे रैंडम भाई, क्यों पावर में आई। प्लीज प्लीज मूसा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। ये फार्मूले खुद बेटा चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई कौन सा ए पीरियोडिक सिग्नल है, कौन सा पीरियोडिक सिग्नल है, किसी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। फार्मूला फार्मूलाज आर स्पीकिंग बाय देमसेल्फ, ये खुद बोल रहे हैं भाई। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। अब आ जाओ, अब आ जाओ ना एक मजे की चीज पे, बहुत ही मजे की चीज है जो कि आप लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं की। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने नोटिस नहीं की। ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्यों लिखा होता है? क्या शौक चढ़ गया ये राइटर्स को कि ये हमेशा ये लिमिट लगा देते हैं? ये क्यों लिख दिया इन्होंने? देखें, जब बेटा कभी भी कोई फार्मूला आप लिखते हो ना, तो उसकी एक एक चीज को समझा करो कि ये क्यों लिखी हुई है। ये एक एक चीज समझा करो बेटा, ये प्लीज ये रूल बना लो अपना। रट्टा मत मारा करो यार, कोई फायदा नहीं है फिर ऐसी इंजीनियरिंग का। गोली मारो ऐसी इंजीनियरिंग को। एक एक चीज को समझा करो कि ये फार्मूले में ये चीज कहाँ से आई है, ये क्यों करते हैं, ये 1/2 हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 1/t क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट लेके स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये लिमिट क्यों लिखी हुई है, क्या वजह है, क्यों लिखी हुई है भाई? सर इस ये हमें शो कर रहा है कि इसकी पावर जो है जो फाइंड होगी वो फाइनाइट है, फाइनाइट पावर है, हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो अप्रोच इंफिनिटी दिखा रहा है। सर बाज पावर इस तरह होते हैं कि वो इनफाइनाइट भी होते हैं ना। तो ये इनफाइनाइट ही दिखा रहा है मेरे भाई, कह रहे टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यस सर। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, क्यों, ये क्या बात हुई? ये बेटा इसलिए लगाया जाता है, प्लीज ये बात गौर से मेरी सुन लो और अपने पल्ले में डाल दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और ये आपके बड़े बड़े इंजीनियर्स को भी नहीं पता होगा। ये टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी बेटा जो लगाया जाता है ना, खुद मेरे भाइयों, ये लगाया ही रैंडम सिग्नल्स के लिए जाता है। मैंने आपको बोला कि रैंडम सिग्नल्स पावर पावर सिग्नल्स की कैटेगरीज में आती हैं। आप लोग सब परेशान हो गए, सर ये कैसे, रैंडम सिग्नल में तो क्या कोई कैपिटल टी ही नहीं होता, आपने उसको पावर सिग्नल बना दिया। भाई उसी उसी सवाल का जवाब देने के लिए ये हम क्या करते हैं कि मैथमेटिशियंस ने ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वो कहता है कि आप कैपिटल टी इतना बड़ा लो जितना पॉसिबल हो। क्या क्या मैंने क्या बोला? कैपिटल टी इतना बड़ा लो जितना पॉसिबल हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो चूंकि चूंकि बेटा रैंडम सिग्नल्स में कैपिटल टी होता ही नहीं है, तो हम उस पर क्या करते हैं, हम उस पर ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि टी इतना बड़ा लो कि जितना पॉसिबल हो, मतलब जितना पूरा सिग्नल हो। समझ रहे हो? जितना सिग्नल की जिंदगी है वो पूरा का पूरा विंडो ले लो। तो अब सर समझ जी आ एक गई? क्वेश्चन, एक चीज बस क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं? अब समझ आ गई आपको?
सर एक चीज क्लियर कर लूं कि नहीं? जी जी, पूछे मूसा। अब मुझे समझ में आ गया कि सर जी जो आपका एपीरियोडिक सिग्नल होता है वो हमेशा चलता है, इसलिए उस पे आपको टी, कैपिटल टी कहीं लगा ही नहीं आप उस पे सकते। जो बिल्कुल। आपका वो होता है ना पीरियोडिक सिग्नल, उसमें तो टी होता है, वो अपने आप को वेरी करता है हर टाइम के जी, बाद, इसलिए आप उस पर कैपिटल टी लगाते हैं। अब रैंडम जैसे सिग्नल का होता है कि होता तो वो एनर्जी वाले की तरह है, लेकिन फर्क उसमें ये होता है कि उसकी जिंदगी छोटी होती है, इसलिए उस पर हमें एनर्जी का फॉर्मूला के बजाय हम उसकी छोटी जिंदगी की वजह से उस पर पावर लगा लेते हैं। गलत है आपका एनालिसिस। मैं समझाता हूँ आपको, बाकी लोगों को समझ आ गई कि मैंने क्या बोला? जी सर, आ गई। सर पेपर यस पे सर। इनफिनिटी क्यों लगाते हैं? सर ये समझ नहीं आई। अच्छा, और किसको समझ नहीं आई तो बोला करो ना, खामोश क्यों बैठे रहते हो? मैं तो चीख चीख के बोल रहा होता हूँ भाई, पूछो पूछो पूछो, कोई पूछता ही नहीं है। हैं? और किसको समझ नहीं आई जी? देखो कोई नहीं बोलेगा, सब कुछ चुप करके बैठे रहेंगे, यही तो सर मसला है। समझ आ गई है सारी, लेकिन एक दो क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेन कर लें उसके बाद पूछ लेते हैं। एक मिनट एक मिनट, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं कोई रैंडम सा सिग्नल लेता हूँ अच्छा सा, ताकि आपको समझाऊं कि वो हो क्या रहा है मेरे भाई। बस यही ले लेते हैं, अच्छे से सिग्नल है, रैंडम सिग्नल है। आपको स्क्रीन पे सिग्नल्स नजर आ रहे हैं? यस सर। जी सर। आप जरा गौर करना, अच्छा जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ, ये मुझे समझाने की जरूरत, मेरा हाथ में, मुझे नहीं, मुझे समझाना चाहिए आपको, मगर समझाना पड़ रहा है, क्या करूँगा कि मैंने सारा ये सिग्नल्स पे पढ़ाना है आपको। आप सब क्लियर, स्लाइड क्लियर है? यस सर। बेटा ऊपर आपके पास जो सिग्नल बने हुए हैं, ये रैंडम सिग्नल्स की एग्जांपल हैं, ठीक है। आप लोग इन सिग्नल्स में देख सकते हैं कि कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, कोई कुछ रेगुलरिटी नहीं है, और बस बस अजीब सा कोई रैंडम टाइप के सिग्नल हैं, ठीक है। बस एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो रही है, कुछ पता नहीं लग रहा। बेटा इन सिग्नल्स को हम पावर के सिग्नल्स में डाल देते हैं। अब ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का जो ये वर्ड है ना, ये लिखा ही रैंडम सिग्नल्स के लिए जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे बताएं कि ये रैंडम सिग्नल्स हैं, इस पे मैं कैपिटल टी क्या लूं? कैपिटल टी क्या लूं? कैपिटल टी कोई भी सर नहीं ले सारे सकता ना, कुछ क्योंकि यहाँ पे तो कोई कैपिटल टी सारे नजर ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए बेटा रैंडम सिग्नल्स के लिए हम क्या करते हैं कि ये टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का वर्ड लगा देते हैं। हम कहते हैं कि टी इतना बड़ा लो जितना पॉसिबल हो, मतलब कि सिग्नल की जितनी जिंदगी हो उतना ही लो। तो इसमें सिग्नल की जिंदगी बेटा देखिए कहाँ शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है और 2000 तक जाती है। आ गई समझ बेटा? तो इसकी लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, 0, और इसकी अपर लिमिट क्या बन जाएगी, 2000। अब समझ आ गई कि टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब होता है कि टी जितना बड़ा हो सकता है लो। ये नहीं करना कि 0 से लेके 400 तक ले लो, 0 से लेके 1400 तक ले लो, नहीं। कब कहां तक लेना है? जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक वो आपको कहता है इन्फिनिटी तक लो, जितना पॉसिबल है, जितनी उसकी जिंदगी है। तो बेटा ये टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का ये जो वर्ड है, ये लगाया ही रैंडम सिग्नल्स के लिए जाता है, ठीक है। ये पावर सिग्नल्स के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, सॉरी, ये जो टिपिकल ये जो लगाया जाता है, ये सिर्फ रैंडम सिग्नल्स के लिए लगाया जाता है, क्योंकि रैंडम सिग्नल्स को हमने पावर की कैटेगरी में डाल दी है। और जब हम रैंडम सिग्नल्स की पावर निकालते हैं तो फिर उसमें टी का इशू आता है, तो उस टी का इशू खत्म करने के लिए उन्होंने टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दी है। वो कहते हैं टी इतना बड़ा लो जितना पॉसिबल हो। तो उस बड़े होने का मतलब हमने ये ले लिया है कि हम उस रैंडम सिग्नल्स की बस जितनी जिंदगी होगी, जहां से उसकी जिंदगी शुरू होगी, जैसे इसकी जिंदगी 0 सेकंड से शुरू हो रही है और खत्म 2000 पे हो रही है, तो जितनी उसकी जिंदगी होगी उसको हम उसी जिंदगी में इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं?
यस सर। यस जी सर। सर आ गया Yes, sir. रूल्स क्लियर? यस सर जी सर तक clear हो गया? एक चीज समझा दें आगे सर जी, एक तो चीज बता मूसा, दें। आप जो कह रहे थे आप बिल्कुल गलत कह रहे थे। उम्मीद है अब आप लोग आपने सही पर्सपेक्टिव पकड़ लिया होगा। तो जी सर। ये बेटा सर जी वो मेरा पूरा लेक्चर हो गया अबाउट एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स, ठीक है, जो कि लेक्चर का पार्ट नहीं था। अब समझ आ गई है एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी की है? जी Yes, सर sir. सही कहा। अब हाईवे कल और Yes, को sir. काबल तो प्लीज गलत ना बताना। रैंडम सिग्नल्स की क्या निकलेगी? रैंडम सिग्नल्स की क्या निकलेगी? पावर स्पेक्ट्रम Power. डेंसिटी निकलेगी। एनर्जी सिग्नल्स की क्या निकलेगी? पावर एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी निकलेगी। एनर्जी पीरियोडिक सिग्नल्स की क्या निकलेगी? पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी Power निकलेगी। spectrum. ए पीरियोडिक सिग्नल्स की क्या निकलेगी? एनर्जी एनर्जी Yes. स्पेक्ट्रम डेंसिटी। क्लियर हो गया बेटा? मामलात क्लियर हो गए हैं? यस यस सर तो यहाँ पे देखें वॉइस सिग्नल था। आपका जो वॉइस सिग्नल होता है ना वो ए पीरियोडिक इन नेचर होता है, इसलिए उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी निकाला गया। अब समझ आ गई? एनर्जी स्पेक्ट्रम। यस। ग्रेट यार। अगर यहाँ पे ईसीजी का सिग्नल हो और ईसीजी का सिग्नल का मैंने निकालना हो तो क्या निकालूंगा? एनर्जी स्पेक्ट्रम। हैं? एनर्जी स्पेक्ट्रम दे। Power. Random होता जब है. पावर आएगा वो एग्जैक्टली। random। खुदा के बंदो को पावर निकालना पड़ेगा। पता नहीं क्या करते हो यार। पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, दे आर रैंडम। तो ये जो दो लफ्ज लिख दिए ना बेटा बाबा जी ने, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बड़े काम के हैं और इसने रैंडम सिग्नल्स की दुनिया आसान कर दी है। इसी दो वर्ड्स ने रैंडम सिग्नल्स की दुनिया आसान कर दी है। अगर ये टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी का लफ्ज ना लिखा जाता ना तो पता नहीं बायोमेडिकल इंजीनियर्स वाले बेचारे क्या करते और अपने सिग्नल्स का एनालिसिस कैसे करते। क्योंकि सिग्नल्स का एनालिसिस करना ही बेटा, आपको पता है कि टाइम की दुनिया में सिग्नल्स में कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं लगती। सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन पता ही लगती है जब आप फ्रीक्वेंसी की दुनिया में चले जाएं। तो ये देखिए हमें फ्रीक्वेंसी की दुनिया में जाके ये प्लॉट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट ना होता तो रैंडम सिग्नल्स की हम एनालिसिस ही ना कर पाते। और रैंडम सिग्नल्स आपको पता है हमारे आसपास जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे रैंडम इन नेचर हैं। कोई खूबसूरत सा सिग्नल नहीं होता साइन और कॉस की तरह जो कि अपने आप को बार बार उसी तरह रिपीट कर रहा हो और उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। ऐसे सिग्नल कहीं भी नहीं होते। तो इसलिए हमारे लिए रैंडम सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी जिंदगी में। तो इसलिए बेटा ये जो दो लफ्ज है ना, ये टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी और पावर के फार्मूले में भी डिफरेंस पता लग गया और आपको पता लग गया कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है। तो आगे सर चलें जी। जी। जी सर जी, एक चीज आपको बतानी थी। जी जी यार, तुम अपना एनालिसिस ना बताया करो ना, सवाल पूछा करो। चलो बताओ। सर जी हाँ बोलो। हेलो। सर उसका माइक बंद हो गया है और वो बोल रहा होगा पीछे। आप अच्छा बस स्टार्ट ठीक करें। है यार, अब अच्छी बात। और अच्छा सर दूसरी चीज ये कि हाईवे और कॉबल स्टोन में क्या फर्क है? हैं, क्या कह रहा है? हाईवे और कॉबल जो उस ग्राफ में लिखा हुआ है। यार खुदा के लिए मूसा प्लीज यार, प्लीज बी सीरियस यार, हमें अपना काम करने दो खुदा के बंदे। वो जो भी है, हमें क्या, हमें सिग्नल से गर्ज है। तो बेटा ये एक अच्छी सी तस्वीर दिखाई गई है जिसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि आजकल जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, मॉडर्न जो डिजिटल कम्युनिकेशन हो रही है, दे आर वायरलेस इन नेचर। ठीक है, हम सारा ऑब्वियसली वायरलेस पे काम हो रहा है। चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, यानी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो, चाहे आपके कमरे के अंदर वाईफाई या ब्लूटूथ वाली कम्युनिकेशन क्यों ना हो, यानी कि जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो, वो हम घिरे पड़े हैं सारा का सारा वायरलेस कम्युनिकेशन से। चाहे आपके मोबाइल फोन की हो, चाहे आपकी ये वॉकी टॉकी जो होते हैं या कॉर्डलेस फोन होते हैं, ये सारे वी ऑल, अब बेटा हमारी टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता वायर को हम ख़त्म कर रहे हैं।
एंड हम शिफ्ट हो रहे हैं वायरलेस की तरफ, ठीक है। मगर इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स बड़ी हैं वायरलेस में, जो वायरलेस का इशू होता है वो आपको पता है। चलो बता ही देता हूँ। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वायरलेस कम्युनिकेशन में वो पावर कंजम्पशन का आता है। पावर बहुत बड़ा चैलेंज है वायरलेस की दुनिया में। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप लोग मोबाइल फोन में कभी वाईफाई कनेक्ट करें और ऊपर से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दो जरा, तो आपकी बैटरी मिनटों में खत्म नहीं होती क्या? जी सर। यस सर, ऐसे ही। इवन आपकी यस सर। मोबाइल फोन पीछे से गर्म हो जाते हैं, इतना वो करंट कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, इतनी पावर की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। तो वायरलेस की टेक्नोलॉजी का बेटा ये एक ड्रॉबैक है कि वो पावर हंग्री टेक्नोलॉजी है, वो पावर बड़ी खींचती है, ठीक है। तो उसके अपने मसाइल भी हैं, वो बाद में गप करेंगे, मगर ऑब्वियसली उसके अपने फायदे भी हैं जो कि आपको पता है, ठीक है बेटा। अब बात आ जाती है बेटा नॉइज एंड डिस्टॉर्शन पे। तो नॉइज एंड डिस्टॉर्शन पे बारे में अब मैं बोलूंगा। नॉइज एंड डिस्टॉर्शन बेटा हर जगह होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नॉइज एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और कम्युनिकेशन की दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही नॉइज एंड डिस्टॉर्शन है। तो मैंने ये आपको बोला था कि नॉइज एंड डिस्टॉर्शन को प्लीज एक चीज ना तस्वर कीजिएगा, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन अलग चीज है, नॉइज अलग चीज है। एक लेमैन के लिए जो कि शायद इंजीनियर ना हो तो उसके लिए दोनों एक ही चीज होंगी, मगर आप लोगों के लिए ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है बेटा। नॉइज जो होती है ना, वो होती है एडिशन ऑफ अनदर सिग्नल। मेरे अल्फाज गौर से सिग्नल, एडिशन ऑफ अनदर सिग्नल इन इंफॉर्मेशन सिग्नल। जब एक और सिग्नल बाकायदा उसमें ऐड हो, प्लस का साइन आए बेटा, उसको हम बोलते हैं नॉइज, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t मेरा इंफॉर्मेशन सिग्नल था, ठीक है। तो इसमें अगर कोई एक और सिग्नल ऐड हो गया बेटा, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं नॉइज सिग्नल का। ये इसमें जो ऐड हो रही, कंटेमिनेशन का वर्ड इसके लिए यूज होता है। नॉइज इज नोन एज द कंटेमिनेशन ऑफ सिग्नल बाय इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। या इंटरनल सोर्स की वजह से या एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अगर आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल में कोई चीज ऐड हो गई है, ऐड प्लस का साइन आ गया है, तो बेटा उसको फिर हम बोलते हैं नॉइज। समझ आ गई है? एक्सटर्नल उसके क्या सोर्सेज हो सकती हैं? वो ह्यूमन मेड भी हो सकती हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, वो सोलर भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। इंटरनल क्या हो सकता है जी? इंटरनल कैसे हो सकते हैं? इंटरनल भी बड़े होते हैं बेटा। इवन अगर आप कॉपर की वायर में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसके इंटरनल नॉइज ऐड हो जाएगी। इंटरनल कैसी होगी? फॉर एग्जांपल अगर हीट बढ़ गई है तो क्या होगा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, उनकी वो मूवमेंट तेज हो जाएगी, तो उसकी थर्मल नॉइज और एमिशंस की नॉइज उसमें ऐड हो जाएगी। तो बेटा नॉइज का फैक्टर हमेशा ऐड होगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। डिस्टॉर्शन में क्या है? डिस्टॉर्शन में कोई चीज ऐड नहीं होती, प्लस का साइन नहीं आता। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि सिग्नल के अंदर ही कोई चेंजेस आ जाती हैं खुद से, ठीक है। क्या चेंजेस आ जाती हैं? उसमें कोई फेज शिफ्ट आ जाते हैं बेटा, ठीक है। उसमें कोई टेन्यूएशन आ जाती है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। कि सिग्नल के अंदर ही कोई चेंज आ जाए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको बेटा मैं ऐसे लिखूंगा कि y ऑफ t t प्लस, यार प्लस डेल्टा के लिए कौन सा साइन यूज करना चाहिए? डेल्टा 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 कहाँ पे है यार? अब आपको बात समझ आ गई? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। कि इन डिस्टॉर्शन देयर इज नो, बाहर से कोई सिग्नल ऐड नहीं होगा उसमें, सिग्नल के अंदर कोई अगर शिफ्ट चेंजेस आ गई
उसमें फेज शिफ्ट भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी की कोई चेंज भी हो सकता है, कोई अटेन्यूएशंस हो जाती हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। और अगर अलग से कोई सिग्नल आके ऐड हो जाए आपके सिग्नल में, उसको हम बोलते हैं नॉइज। डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस पक्की बात है? यस। चलें जी आगे चलते हैं, वेरी गुड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है मेरे भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। आप लोगों ने देखा कि हमने जब ट्रांसमीटर बनाया तो हमने ये कहा कि अब आजकल के जो मॉडर्न ट्रांसमीटर बन रहे हैं उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, इनकोडिंग एंड मॉड्यूलेटर। तो बेटा अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि वाई टू डी कन्वर्जन? हम आखिर ये दुनिया को एनालॉग की दुनिया से क्यों हम डिजिटल की दुनिया में जा रहे हैं? ये शिफ्ट क्यों करना पड़ा है हमें? जब एनालॉग की दुनिया में हमारा काम अच्छा खासा हो रहा था, हमारी जिंदगी की जरूरियात पूरी हो रही थी, तो हमें आखिर ये शिफ्ट क्यों करना पड़ा? हमें इतने खर्चे क्यों करने पड़े कि हमें पूरी दुनिया ही चेंज करनी पड़ी? हम हर चीज एनालॉग से डिजिटल की तरफ लेकर जा रहे हैं, वाई? डिजिटल टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग द ओल्ड एनालॉग टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, पहले जमाने में आपके पास कैसेट्स हुआ करते थे, याद है? वो काले, वो जो काली काली पट्टियां होती थी, याद है किसी को? यस सर। वीसीआर होते थे, पता नहीं क्या क्या, याद है आप लोगों को? अभी इतनी पुरानी बात नहीं है, शायद आप लोगों ने देखे हो। यस सर है। सर एक सर देखिए विशा आपका वो क्या खैर जिन आप पे लोग तो सारे छोटे हैं, शायद आप लोगों ने ना देखे हो, मगर मैंने देखे हैं। ये तो हमारी जिंदगी में थे, हमने यूज किए हैं। सर मैंने भी सर देखा जी हुआ है। तो होती थी। बेटा अब आपकी टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है उन एनालॉग की दुनिया को डिजिटल की दुनिया से। रीजन क्या है? वाई वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वर्ल्ड? तो रीजंस नीचे बेटा बता दी गई हैं। कौन कौन सी रीजंस हैं? पहली रीजन इकोनॉमी, दूसरी रीजन क्वालिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो ज्यादा इम्यून टू, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी टू नॉइस ज्यादा बेहतर है, और इकोनॉमी भी डिजिटल दुनिया की अच्छी है। आप लोग देख लें कि आजकल की ये माइक्रो कंट्रोलर कितने के मिल जाते हैं? एक आर्डिनो आपको 300-400 रुपए का मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? मिल जाता है ना मेरे भाई? जी सर। खरीदे होंगे आप लोगों ने, तो बड़े जी चीप सर से, इस्तेमाल लो कॉस्ट है और उनकी स्पीड बड़ी अच्छी है मेरे भाई, स्पीड बड़ी अच्छी है। तो दो रीजंस हैं जिसने हमें इस शिफ्ट पे मजबूर कर दिया, जिसने दुनिया को मजबूर कर दिया कि भाई शिफ्ट हो जाओ। एनालॉग दुनिया के खर्चे बहुत थे बेटा, इकोनॉमी के इशू थे, यहाँ पे वो नहीं है। तो एक जो बड़ी रीजन थी कि इकोनॉमिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे खर्चे कम थे हमारे पास। दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन थी, जो शायद पैसों पे भी दुनिया कॉम्प्रोमाइज कर लेती, मगर जो दूसरी सबसे बड़ी रीजन थी जो कि वो जिसने एनालॉग को दचका दिया, वो क्वालिटी थी। डिजिटल की क्वालिटी अच्छी है भाई। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ दैट इट इज इम्यून टू नॉइज। इसकी इसकी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है नॉइस के लिए, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है नॉइस के लिए। एनालॉग की रेजिस्टेंस कम है नॉइस के लिए। एनालॉग बहुत जल्दी से नॉइस को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बहुत जल्दी अपने अंदर ले जाता है। डिजिटल उसको इतनी आसानी से अपने अंदर नहीं लेता। अब आ गई बात समझ? यस सर। ये बात मेरी याद रखना, एनालॉग जो होता है ना वो ज्यादा रिलायबल होता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है डिजिटल से। यहाँ मैं रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा। रिलायबिलिटी एनालॉग दुनिया की ही अच्छी है, वो हमेशा एनालॉग दुनिया ही डोमिनेंट रहेगा उस मामले में। मगर फिर भी डिजिटल उस पर हावी हो गया है। अब उसकी दो रीजंस हैं, दो रीजंस आप लोगों को मैंने बता दी हैं, एक इकोनॉमी है और दूसरी क्वालिटी।
अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो इक्वालिटी, कैसे वो इम्यून है नॉइज को, ये क्या वजह है। तो ये देखें बेटा, आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक डिजिटल सिग्नल है। ये डिजिटल सिग्नल है कि नहीं है? आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ के आए हो। ये ए पार्ट में, पार्ट ए में जो सिग्नल बना हुआ है जी, स्क्वायर वेव। यार तो इज इट अ डिजिटल सिग्नल? यस सर। यस सर। बाय द वे, ये भी कभी पूछूंगा कि डिजिटल और डिस्क्रीट में क्या फर्क है, बता सकते हो? कोई बताना पसंद यस फरमाए। सर। यस सर। हैं? सर ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल है या एनालॉग सिग्नल होता है सर, वो हर पॉइंट पे हमें वैल्यू दे रहा होता है, और जो डिजिटल सिग्नल है वो मतलब वो कोई खास पॉइंट पे जो है ना वैल्यू दे रहा है हमें, तो ये परफेक्ट यार, कंटिन्यूअस सिग्नल है। जी परफेक्ट, सर। परफेक्ट डेफिनेशन बेटा, शाबाश। कौन, क्या नाम है आपका? अमजद सर। अमजद यार, वेरी गुड। अमजद अली ना? जी सर। वेरी गुड यार, शाबाश, वेरी गुड। आपको कॉन्सेप्ट पता है, वेरी गुड। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड डिस्क्रीट सिग्नल, वेरी गुड। चलो खैर, अच्छा ये मुझे बताओ कि ये हो गया हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल बेटा, जो कि जिसकी एम्पलीट्यूड फिक्स है बिटवीन a/2 माइनस a/2। ए कुछ भी हो सकता है, चलो 5 कर लो तो 5/2, 5/2 माइनस, यानी कि इसका मतलब है कि -2.5 से 2.5 तक का सिग्नल है, ठीक है। बी पार्ट में ये हो रहा है कि उसमें डिस्टॉर्शन ऐड हो गई है, ठीक है। सी पार्ट में ये हो रहा है बेटा कि इसमें नॉइज ऐड हो गई है। तो खैर अभी हम नॉइज एंड डिस्टॉर्शन पे नहीं आ रहे, मगर डी पार्ट में देखो क्या हो रहा है कि सिग्नल दोबारा रिकवर हो गया। तो इस स्लाइड में बेटा असल में बताने का मकसद ये था कि अगर डिजिटल सिग्नल में या नॉइज या डिस्टॉर्शन ऐड हो भी जाए, नॉइज या डिस्टॉर्शन ऐड हो भी जाए, तो बेटा उसको रिकवर करना आसान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड जो है वो इम्यून टू नॉइस है। रीजन इसकी ये है बेटा कि अगर इसमें नॉइस ऐड हो भी जाए तो हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए हम क्या करते हैं कि सी पार्ट हो या बी पार्ट हो, उससे दोबारा ये रिकवर करना बहुत आसान होता है। कैसे रिकवर करना आसान होता है? अगर हम इस सिग्नल पे, ये जो सी पार्ट में जिसमें नॉइज ऐड हो चुकी है, जिसकी शक्ल काफी खराब हो चुकी है, इस पे बेटा अगर हम सिंपल एक थ्रेशोल्ड लगा दें ना, एक थ्रेशोल्ड की कमांड लगा दें, तो हम दोबारा से ये सिग्नल इसको अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोबारा से ये सिग्नल अचीव कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड की कमांड क्या लगा दें? अगर हम सिर्फ ये कह दें कि एनीथिंग ग्रेटर देन 0 मेक इट 2.5, एनीथिंग लेस देन 0 मेक इट -2.5, तो क्या यही सिग्नल दोबारा नहीं बन जाएगा? समझ आई कि नहीं आई भाइयों? जी सर, आ गई। anything greater than 0 make it 2.5, anything less than 0 make it -2.5। आपने बेटा यहाँ पे सिंपल एक इफ एल्स का एक लाइन लिखनी है और आपको सिग्नल दोबारा रिकवर हो जाएगा। समझ आ गई है बेटा? जी सर। दिस इज द रीजन वी से कि डिजिटल सिग्नल्स आर मोर इम्यून टू नॉइज, क्योंकि अगर इसमें नॉइज या डिस्टॉर्शन ऐड हो भी जाए तो इसको रिकवर करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। बेटा प्रॉब्लम क्या आ जाती है एनालॉग की दुनिया में? एनालॉग की दुनिया में आप लोगों को पता है कि एनालॉग के जो सिग्नल्स होते हैं उनमें जो सिग्नल की शेप होती है वो तो खुद इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा है कि नहीं है? हैं? एनालॉग में जो सिग्नल की शेप होती है वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे ही है ना? हेलो, बात समझ रहे हो मेरी? एनालॉग का सिग्नल फॉर एग्जांपल कॉज अपने दिमाग में ले आओ, कॉज का सिग्नल बन गया है, ठीक है। तो कॉज का सिग्नल क्या होता है? उसकी शेप ही एक्चुअली इंफॉर्मेशन है ना। उसकी शेप को देख के ही आप बताते हो ना कि ये कॉज है, ऐसा है कि नहीं है? जी सर ऐसा ही है। तो मेरे भाई अगर उसकी शेप चेंज हो जाए तो क्या आपकी सारी इंफॉर्मेशन खराब नहीं हो जाएगी? अगर नॉइज ऐड हो जाए उसमें तो उसकी शेप खराब हो जाएगी, और उसकी शेप खराब हो जाएगी तो क्या सारी इंफॉर्मेशन
खराब नहीं हो जाएगी? यस तो ये इशू है बेटा एनालॉग में, कि एनालॉग में अगर नॉइस ऐड हो जाए तो उसकी शेप खराब हो जाती है, और जब शेप खराब हो जाए तो एनालॉग की दुनिया में शेप ही तो इंफॉर्मेशन होती है, तो मतलब कि वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को खराब कर रहा होता है। आपको बात समझ गई? यहाँ पे डिजिटल की दुनिया में शेप डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन, यहाँ तो बस 0 1 की बात हो रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे लिए शेप मैटर नहीं करता, हम दोबारा उसको 0 1 बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वहां पे हमें दोबारा से वही एग्जैक्ट वही शेप बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी थ्रेशोल्ड से हम उसको दोबारा शेप नहीं बना सकते। बात समझ आ गई? यस सर तो बेटा यही पॉइंट लिखे हुए हैं, ये देखिए तीन बुलेट्स लिखी हुई हैं कि इन एनालॉग सिग्नल द सिग्नल शेप इटसेल्फ इज इंफॉर्मेशन, सो एनी चेंज ऑफ शेप मीन इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। इन डिजिटल वर्ल्ड सिंपल बाइनरी डिसीजन, वही मैंने बोला कि बस एक थ्रेशोल्ड लगाना है, कैन हेल्प अस टू रिकवर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इन कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल वर्ल्ड कैन बी विथस्टैंड नॉइज एंड डिस्टॉर्शन इन अ बेटर वे। पॉइंट मेरा पहुंच गया आप लोगों को? यस सर एनी इशू? क्लियर है जी? यस सर क्लियर हो गया चलें तो आगे चलते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में बेटा हमारे पास टाइम कितना रह गया? आप लोग की 12 बजे की क्लास है? जी सर है किसकी है? सर एचओडी साहब की। एचओडी सर यार ये मेरी एचओडी साहब की खट्टी खट्टी क्लासें लग गई हैं। अब मैं आगे भी नहीं लेकर जा सकता, अब मुझे कम से कम अब ज्यादा टाइम चाहिए यार, अब क्या करूं? है तो थोड़ी स्लाइडें मुका लेते हैं यार, चलो जी मुकाते हैं। प्लीज मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। डिजिटल की दुनिया में बेटा हमें क्या चाहिए होता है, जब मेरी बात गौर से सुनना, अच्छा गौर से सुनना बेटा, जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, लॉन्ग डिस्टेंस मुराद के फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से कराची तक अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो बेटा ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, ठीक है? तो अब अगर मैं इस्लामाबाद से कराची तक कोई मैसेज सिग्नल भेजूंगा तो बहुत, क्योंकि चूंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं वन गो में वो मैसेज सिग्नल नहीं भेज सकता। होता क्या है कि कम्युनिकेशन की दुनिया में हमें रास्ते में जगह जगह रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है? कुछ खास डिस्टेंस बाद, फॉर एग्जांपल कि मैं कह दूं कि हर 10 किलोमीटर के बाद मेरा एक रीजनरेटिव रिपीटर लगा होगा, उसको वर्ड करना उसको नाम दे दिया जाता है रीजनरेटिव रिपीटर। वो रिपीटर क्या करता है बेटा कि वो उस सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, और उसको क्या कर देता है, उसको रिफ्रेश कर देता है, उसको मजीद तगड़ा कर देता है, उससे नॉइस वॉइस रिमूव कर देता है और उसको तगड़ा करके अगले रिपीटर पे भेज देता है। तो इसी तरह एक रिपीटर अगले रिपीटर को मैसेज भेजता जाता है और आखिरकार इस तरह एक रिपीटर से दूसरे तीसरे चौथे और मैसेज आपका पहुंच जाता है। कहानी समझ आई मेरी आपको? कहानी समझ आई कि हमें रीजनरेटिव या तो वी नीड रीजनरेटिव रिपीटर्स बेटा, हमें रिपीटर्स चाहिए होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, ठीक है? हमें क्यों चाहिए होते हैं? टू रिफ्रेश आवर सिग्नल। रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली बेटा जब सिग्नल हवा में ट्रेवल करेगा तो उसमें नॉइजेज ऐड हो जाती हैं, जगह जगह पे नॉइज और डिस्टॉर्शन ऐड हो जाती है, सिग्नल खराब हो रहा होता है। तो इसलिए हमें रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं कि एक तो हम उससे नॉइज रिमूव कर सकें और दूसरा उसकी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट अप कर सकें। वो वीक हो चुका होता है ना, तो हमें उसकी पावर को थोड़ा बराबर करना पड़ता है, हम उसकी एम्पलीफिकेशन भी करनी पड़ती है, तो हम उसको थोड़ा तगड़ा करना पड़ता है। तो इस वजह से बेटा हमें जगह जगह पे रीजनरेटिव रिपीटर लगाने पड़ते हैं। अब होता क्या है बेटा कि डिजिटल की दुनिया में रीजनरेटिव रिपीटर बनाना बहुत आसान है। रीजनरेटिव रिपीटर बनाना क्यों आसान है डिजिटल वर्ल्ड में? क्योंकि बेटा सिग्नल डिजिटल नेचर का होता है। आपने क्या करना है बेटा, बस आपका रिपीटर उसको क्या करेगा, सिंपल 0 और 1 की फॉर्म में दोबारा उसको कन्वर्ट कर देगा। एक वही थ्रेशोल्ड की कमांड लगाएगा। अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत खराब भी हो चुका हो, जैसे यहाँ पे हो चुका था, खराब हो चुका था, ठीक है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको दोबारा से रिफ्रेश कर देगा और ये सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल एक थ्रेशोल्ड की कमांड लगा के कि भाई कुछ चाहे बहुत ऊपर क्यों ना चला गया हो सिग्नल, तो आप कहेंगे कि एनीथिंग ग्रेटर देन 0 मेक इट 0.5, तो दोबारा 0.5 बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा डिजिटल कम्युनिकेशन में आपके पास जो रीजनरेटिव रिपीटर्स हैं ये बनाना आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा होता क्या है कि हमारे पास नॉइज या डिस्टॉर्शन उसमें इकट्ठी नहीं होती है, हमारे हर रीजनरेटिव के बाद सिग्नल हमारा रिफ्रेश होता जाता है। एनालॉग की दुनिया में क्या होता है बेटा, एनालॉग की दुनिया में प्रॉब्लम है। एनालॉग की दुनिया में ये जो रीजनरेटिव रिपीटर्स है ना, ये बनाना बहुत इशू है, बहुत इशू है, बहुत कॉस्टली है, बहुत खर्चा आता है इस पे। एनालॉग की दुनिया में रिपीटर्स जो होते हैं ना, जो जगह जगह पे लगे होते हैं बेटा, इनमें बेसिकली दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं फिल्टर्स का, एक होता है एम्पलीफिकेशन का। ठीक है, रिपीटर्स क्या करता है, फिल्टरिंग करता है, ये नॉइज रिमूव करता है और एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफिकेशन से क्या होता है कि सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये दोनों काम अच्छे हैं, फिल्टरिंग भी हो रही है, एम्पलीफिकेशन भी हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये फिल्टर्स भी एनालॉग टाइप के हैं, और जो एम्पलीफायर्स हैं वो भी एनालॉग टाइप के, यानी कि एनालॉग डिवाइसेस से बने होंगे। अच्छा, डिजिटल नेचर के नहीं है, क्योंकि हम एनालॉग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। बेटा अगर नॉइज और इंफॉर्मेशन एक ही बैंडविड्थ में आ जाए, एक ही बैंडविड्थ में आ जाए, मतलब बैंडविड्थ समझते हो ना, बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, बताएं। अगर यस नॉइज और सिग्नल एक ही बैंडविड्थ में आ जाएं, मुझको बताओ, तो वो फिल्टर बेचारा नॉइज को कैसे रिमूव करेगा? इज इट पॉसिबल? बताएं जी। क्या हो गया यार, आर यू पीपल लिसनिंग मी? कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो, किसी को यस समझ आ सर। रही है? किसी को समझ आ रही है? हाँ यस सर। लो यार, लो भाई इनकी मजा नहीं आ रहा, मैं खुद ही एक मिनट प्लॉट करता हूँ। प्लॉट करता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। मुझे पता है जब रिस्पॉन्स आप लोगों का इस तरह होता है ना, मुझे बस समझ आ जाती है, लगता है किसी को समझ नहीं आ रही। ये देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हाँ ठीक है बेटा। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, बैंडविड्थ वो इस जगह पे लाया कर, इन फ्रीक्वेंसीज पे लाया कर है, वो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो। ठीक है, वो इन फ्रीक्वेंसीज पे लाया कर है आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, अब अगर बेटा नॉइज आ गई, और नॉइज भी इसी रीजन में आ गई, ये, तो मुझे बताएं ये फिल्टर फिर इसको निकालेगा कैसे? फिल्टर अगर बेटा इस नॉइज को रिमूव करने की कोशिश करेगा, तो साथ में क्या इंफॉर्मेशन सिग्नल नहीं निकल जाएगी? क्या कहते हैं आप लोग? जी सर। तो बेटा ये इशू आ जाता है। अगर नॉइज और इंफॉर्मेशन एक ही बैंडविड्थ में आ जाए ना, एक ही बैंडविड्थ, यही बात लिखी हुई है, रिपीटर्स इन व्हाट इफ इंफॉर्मेशन एंड नॉइज लाइव इन द सेम बैंड, अगर वो एक ही बैंड में आ जाए ना, तो बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसकी फिल्टरिंग नहीं होती। फिर होगा क्या कि वो नॉइज क्या करेगा, वो फिल्टर क्या करेगा कि उस नॉइज को वो इंफॉर्मेशन समझ लेगा, वो उसको डिलीट नहीं करेगा। अब वो नॉइज क्या होती जाएगी कि वो उस आगे एम्पलीफायर से गुजर जाएगी, अब वो नॉइज क्या होगी, मजीद एम्पलीफाई हो जाएगी। इस तरह करते करते वो नॉइज मजीद एम्पलीफिकेशन उसकी होती जाएगी, और आपका जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो खत्म हो जाएगा, और फाइनली वो इंफॉर्मेशन सिग्नल बरी हो जाएगा। आ गई बात समझ? जी सर। तो बेटा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एनालॉग की दुनिया का, कि वहाँ पे जो रिपीटर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉइज और इंफॉर्मेशन सेम बैंडविड्थ में आ जाए, तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है, और फिर वो उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बेटा फेलियर है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसीलिए हम मजबूर हो गए हैं, दुनिया मजबूर हो गई है कि हम एनालॉग दुनिया से डिजिटल की दुनिया में शिफ्ट हो जाएं। समझ आ गई अब आप लोगों को? यस सर। परफेक्ट। यस सर जी सर। बिल्कुल। बेटा चलते हैं, कोई भी सवाल हो तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा।
ये स्लाइड मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। अभी आप लोग HOD साहब की क्लास लो, कोई भी प्रॉब्लम हो लेट मी नो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए। यस सर, सही कह रहे जज़ाकल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपनी दूसरी क्लास में। हैं।